हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। सॉवरेंटी और हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राजनीति विज्ञान की दृष्टि से और राज्य की दृष्टि से। तो पहले हम इसके लिए कुछ मेजर मुख्य बातें हैं जो इसके बैकग्राउंड में हमारे लिए जानना जरूरी है, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता का संबंध राज्य से होता है, और ये भी कह सकते हैं हम कि संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक शरीर होता है और उस शरीर में प्राण होते हैं। जब तक प्राण है तब तक शरीर जिंदा रहता है, और जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर को हम मृत कह देते हैं। उस शरीर का कोई मोल, कोई महत्व नहीं रहता। तो जिस तरह से शरीर में प्राणों का महत्व है, उसी तरह से राज्य रूपी शरीर में संप्रभुता रूपी प्राण का महत्व है। अगर संप्रभुता है तो राज्य का महत्व या राज्य का मोल है। अगर संप्रभुता है ही नहीं तो राज्य का कोई महत्व नहीं, राज्य का कोई मोल नहीं। तो इसीलिए हम सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं कि संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये संप्रभुता ही है जिसके कारण राज्य दूसरे समुदायों से अलग है। या हम ये भी कह सकते हैं कि संप्रभुता के कारण ही राज्य और अन्य समुदायों में अंतर किया जाता है। अन्य समुदाय का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, अन्य समुदाय का मतलब है कि बेसिकली हम लोग समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज के अंदर अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग समुदाय होते हैं। कुछ धर्म के आधार पर बनते हैं, कुछ अर्थ के आधार पर बनते हैं, कुछ संस्कृति के आधार पर बनते हैं। ये सब समुदाय हैं। राज्य भी एक समुदाय है। ये हर समुदाय अपना एक निश्चित कार्य करता है एक निश्चित क्षेत्र में। जैसे धार्मिक समुदाय धार्मिक कार्यों को संपादित करते हैं, आर्थिक समुदाय आर्थिक कार्यों को संपादित करते हैं, उसी तरह से राज्य रूपी राजनीतिक समुदाय राजनीतिक कार्यों को संपादित करता है। तो इन सभी समुदायों में राज्य अलग है। इन सभी समुदायों से राज्य श्रेष्ठ है, और वो अलग और श्रेष्ठता राज्य को कौन प्रदान कर रहा है? वो संप्रभुता प्रदान कर रही है। अभी जब हम अंतर अर्थ देखेंगे ना, तब आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बता सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व तो है ही, लेकिन संप्रभुता वो तत्व है जो राज्य को दूसरे समुदायों से अलग करता है, दूसरे समुदायों से सर्वोच्चता प्रदान करता है। और संप्रभुता के कारण ही राज्य की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अस्तित्व, ये प्राप्त होता है। संप्रभुता राज्य को सर्वोच्चता के साथ साथ राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व भी प्रदान करती है। कैसे? वो अभी जब हम अर्थ देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। लेकिन अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग में एक सवाल डालना चाहता हूं, और उस सवाल को आप अपने माइंड में रखना, तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। 1947, 15 अगस्त 1947, आप सबको पता है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। और आज चल रहा है 10 फरवरी 2021, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लगाकर आज की तारीख तक हम जिस राज्य के अंदर रहते हैं, जिसका नाम है भारत,
वो राज्य एक संप्रभु राज्य है, एक सॉवरेन स्टेट है। जैसे हमने कहा संप्रभुता को सॉवरेंटी कहते हैं, और इसी सॉवरेंटी या संप्रभुता से एक शब्द और बनता है जिसको संप्रभु कहा जाता है, सॉवरेन। तो भारत 15 अगस्त 1947 के बाद से एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत संप्रभु राज्य नहीं था। राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अभी ये जो बातें मैंने बताई कि ये राज्य का अनिवार्य तत्व है, राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। तो उसके पीछे ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जो एक राज्य है, वो राज्य 15 अगस्त 1947 से बना। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ कि भारत एक राज्य बना? तो उसमें हम केवल एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद भारत को संप्रभुता प्राप्त हो गई, संप्रभुता। और इसी संप्रभुता के कारण भारत एक राज्य बना। तो ये एक एग्जांपल आपके माइंड में रखना। इसके पीछे अर्थ क्या है वो अभी जब हम संप्रभुता का अर्थ देखेंगे तो वो आपको क्लियर होगा। अच्छा, अभी मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूं कि संप्रभुता का संबंध राज्य से है, संप्रभुता के कारण राज्य दूसरे समुदायों से अलग है, संप्रभुता ही राज्य को एक स्वतंत्र पहचान प्रदान करती है, संप्रभुता के कारण ही राज्य सर्वोच्च स्थिति में आता है। तो आखिर संप्रभुता का संबंध जिस राज्य से है, उस राज्य का मतलब क्या है? हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि राज्य है क्या। आपको मैं एक बार फिर यहां पर क्लियर कर देता हूं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य की परिभाषा अलग है, और एक आम भारतीय जिसे राज्य कहता या समझता है वो एक अलग अवधारणा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं हम कहाँ रहे, कौन से राज्य में रहते हैं, तो जवाब आएगा राजस्थान में। कुछ लोग कहेंगे पंजाब में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे राज्य का नाम तमिलनाडु है, कुछ लोगों का राज्य गुजरात है। तो ये जो राज्य का मतलब हम लोग हमारे यहाँ पर लेते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में राज्य नहीं है, ये तो राज्य की इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य जिसको आप लोग देश कहते हो उसको राज्य कहा जाता है, स्टेट। स्टेट का मतलब जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में देश, नेशन कहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहलाता है। और संप्रभुता का संबंध इसी राज्य से है, ये ध्यान से समझना। संप्रभुता का संबंध किससे है? राज्य से। और राज्य का मतलब जिसको हम बोलचाल की भाषा में नेशन या देश कहते हैं, एक्चुअल में वो पॉलिटिकल साइंस के अनुसार राज्य या स्टेट कहलाता है, और उसी से संप्रभुता का संबंध घनिष्ठ संबंध है। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य क्या है, क्योंकि जब तक हम राज्य को नहीं समझेंगे तब तक हमें संप्रभुता समझ में नहीं आएगी। तो ये राज्य क्या है, इसके बारे में आपने जिनके भी पॉलिटिकल साइंस रही होगी 12th में, 11th में, उन्होंने इसको समझा होगा। हम लोग एक बार फिर ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं राज्य है क्या। मैंने भारत के नक्शे से, भारत के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है ना। ये आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भारत ही राज्य और कोई राज्य नहीं है। चूंकि आप भारत में रहते हो इसलिए भारत के माध्यम से मैं आपको राज्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को पता है ये एक नक्शा जो हम लोगों को दिख रहा है, यहां पर जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, और इधर अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात तक, ये पूरी भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री है। इसके बाहर भारत नहीं है ना। तो ये आपको ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? एक निश्चित भूभाग। राज्य को होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली शर्त होती है एक निश्चित भूभाग। तो भारत का एक निश्चित भूभाग है, ये आपको पूरा जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया दिख रहा है ये एक निश्चित भूभाग है। हर राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग होता है, ठीक है, पहला तत्व। दूसरा तत्व हम क्या बता सकते हैं? इस निश्चित भूभाग के अंदर
एक निश्चित जनसंख्या का निवास होता है। अभी हमने कहा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात, ये जो पूरा भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर लोग जो रहते हैं, जो भारतीय हैं, है ना, तो राज्य की सीमा के अंदर भी एक निश्चित जनसंख्या का निवास होता है। तो किसी भी राज्य के लिए क्या जरूरी है? पहली आवश्यकता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, एक निश्चित भौगोलिक सीमा। दूसरा क्या है? उस निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाली जनसंख्या। तीसरी शर्त जो हम बता सकते हैं वो है सरकार। इस भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों का शासन चलाने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर क्या बनती है? सरकार बनती है। इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने के लिए एक व्यवस्थापिका, उन कानूनों को लागू करने के लिए एक कार्यपालिका और उन कानूनों की रक्षा करने के लिए एक न्यायपालिका का होना जरूरी है। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? सरकार। तो राज्य के लिए सबसे पहली शर्त हम लोगों ने क्या बताई? एक निश्चित भूभाग। दूसरी शर्त हम लोग क्या बता रहे? उस निश्चित भूभाग में रहने वाली एक जनसंख्या। और तीसरी शर्त क्या है? कि उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए एक सरकार का होना जरूरी है। ये 3 तत्व राज्य के आवश्यक तत्व हैं। लेकिन इन 3 से भी ज्यादा जिसका महत्व है, वो चौथा तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो चौथा तत्व है संप्रभुता। अब संप्रभुता का संबंध हम कैसे लेंगे, तो आप इसको ध्यान से समझना। वापिस मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, एक निश्चित भौगोलिक एरिया जिसके अंदर एक जनसंख्या रह रही है, और इस जनसंख्या पर एक सरकार के द्वारा शासन किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस भौगोलिक एरिया में शासन करने वाली सरकार जो निर्णय ले रही है वो किस तरह से ले रही है? किस तरह का मतलब? क्या वो यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों अथवा समुदायों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं? पहली बात, ये निर्णय लेने वाला कौन है? ये जो सरकार की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये सरकार में निर्णय कौन ले रहा है? क्या यहाँ के लोग खुद निर्णय ले रहे हैं, लोग या समुदाय या संगठन, या बाहर से कोई निर्णय ले रहा है? पहली बात। और दूसरी बात, जो भी निर्णय ले रहा है, क्या वो निर्णय स्वतंत्र तरीके से लिए जा रहे हैं या किसी दबाव में आकर, किसी आंतरिक या बाहरी शक्ति के दबाव में आकर निर्णय लिए जा रहे हैं? ये 2 सवाल इस निर्णय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं 2 सवालों से जो शब्द निकल कर आता है वो शब्द है संप्रभुता। अभी वो उसका मतलब क्या है अभी मैंने उसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन अभी मैं केवल इतना बता रहा हूं कि एक राज्य के लिए क्या जरूरी है? निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। और संप्रभुता को हमने किससे समझेंगे? कि सरकार जो निर्णय ले रही है, राज्य या सरकार किसके लिए काम कर रही है? राज्य के लिए काम कर रही है। तो राज्य जो निर्णय ले रहा है वो किस तरह से ले रहा है, उसी से संप्रभुता निकलकर सामने आती है। तो जो चौथा तत्व बनता है राज्य के लिए वो है संप्रभुता। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के लिए 4 अनिवार्य लक्षण होते हैं। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा निश्चित जनसंख्या उसी भूभाग में रहने वाली, तीसरा सरकार, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम कहते हैं सॉवरेंटी या संप्रभुता। अब जब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी भौगोलिक एरिया को, किसी भी भूभाग को राज्य बनाने के लिए संप्रभुता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये संप्रभुता है क्या? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। केवल जनसंख्या, भूभाग और सरकार होने से कोई भी भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य नहीं बनता। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 1947 के पहले भी भारत का एक नक्शा था जिसमें पाकिस्तान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, एक निश्चित भूभाग था, उसके अंदर एक जनसंख्या रह रही थी,
उस जनसंख्या पर एक सरकार का शासन था। भले ही वो सरकार ब्रिटिश सरकार थी, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, भले ही वो सरकार ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार होने के बावजूद भारत एक राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता के अभाव में 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी प्राप्त हुई तो भारत को क्या प्राप्त हो गई? ये संप्रभुता प्राप्त हो गई। तो हमारे पास निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, हमारी सरकार भी है और हमारी संप्रभुता भी है। इसी के चलते भारत एक राज्य बना। तो जिस संप्रभुता के चलते भारत एक राज्य बना, उसका अर्थ क्या है? अब हम उस अर्थ के ऊपर चलते हैं। संप्रभुता के अर्थ को हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। तो जैसे अभी हमने कहा, संप्रभुता का अंग्रेजी अनुवाद सॉवरेंटी है। अंग्रेजी में संप्रभुता को क्या कहा जाता है? सॉवरेंटी। और ये सॉवरेंटी शब्द मूलतः लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा में एक शब्द है सुपरेनस, सुपर एनएस भी कहा जाता है। कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरेनस से हुई है। और जब लैटिन भाषा में सुपरेनस का अर्थ हम देखते हैं तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद मतलब इस शब्द के जब दो टुकड़े करते हैं तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक सुपर और दूसरा एनस। सुपर का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च। और एनएस का मतलब क्या होता है? शक्ति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संप्रभुता का अंग्रेजी अनुवाद सॉवरेंटी है। अंग्रेजी शब्द सॉवरन मूलतः लैटिन भाषा के सुपर एनएस शब्द से बना है। और लैटिन भाषा के सुपर एनएस शब्द को जब हम संधि विच्छेद के आधार पर समझते हैं तो दो शब्द बनते हैं, सुपर जिसका मतलब होता है सर्वोच्च, एनएस जिसका मतलब होता है शक्ति। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो सुपर एनएस का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो शाब्दिक रूप में, शब्दशः शाब्दिक रूप में संप्रभुता का मतलब क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति। यह केवल एक छोटा सा लिमिटेड अर्थ है संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति। लेकिन यह भी अभी भी अर्थ क्लियर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने केवल शाब्दिक अर्थ बताया है। अगर हम इसका वास्तविक अर्थ देखें तो हमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं समझनी होगी। सबसे पहले हम एक विद्वान हुए हैं जीन बोदा। बोदा क्या कहते हैं? देखो, इन परिभाषाओं को आप समझोगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो संप्रभुता आसानी से समझ में आएगी। जीन बोदा ये कहते हैं कि नागरिकों और प्रजाजन पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। पहली बात क्या निकल कर आ रही है, जो अभी हमने शाब्दिक अर्थ देखा था, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च किसके ऊपर? उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों पर या प्रजा पर। जो भी प्रजा या नागरिक उस राज्य के अंदर रह रहे हैं उसके ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर और कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति को बोदा संप्रभुता के नाम से बुलाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं ग्रोशियस। एक और विद्वान हुए हैं ग्रोशियस। ग्रोशियस क्या कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा संस्था में निहित राजनीतिक शक्ति है। देखिए, पहली बात क्या कह रहे हैं? व्यक्ति या संस्था में निहित राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी पर आश्रित ना हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन ना किया जा सके। दो बातें ग्रोशियस ने कही है। पहला कि राजनीतिक शक्ति जो भी कार्य कर रही है वो किसी पर आश्रित नहीं है, मतलब राजनीतिक शक्ति के द्वारा स्वयं वो सारे कार्य किए जा रहे हैं बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी दबाव के। और वो जो भी काम कर रही है
उसकी इच्छा का या उसके कार्यों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ऐसी राजनीतिक शक्ति को ग्रोशियस संप्रभुता के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, बहुत छोटी परिभाषा, कई बार आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है। विलोबी एक विद्वान हुए हैं, विलोबी ने क्या कहा है? संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, राज्य की सबसे बड़ी इच्छा। इच्छा का मतलब राज्य जो कुछ भी व्यक्त कर रहा है कानूनों के माध्यम से, या राज्य जो कुछ भी क्रियान्वित कर रहा है कानूनों के माध्यम से, वो राज्य की इच्छा है और वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो सर्वोच्च है। तो ये तीसरी बात जो विलोबी ने कही है। चौथी बात, एक और विद्वान की चर्चा अगर हम करें तो बर्गेस। बर्गेस क्या कहते हैं, इसको समझना थोड़ी बड़ी परिभाषा है, टुकड़ों टुकड़ों में हम समझने की कोशिश करते हैं। बर्गेस कहते हैं कि संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थाई होती है, तो जो अस्थाई नहीं है वो क्या है? स्थाई है। तो बर्गेस ने संप्रभुता को राज्य की एक स्थायी शक्ति बताया, पहली बात। दूसरी बात, जो न किसी अन्य के द्वारा प्रदान की हुई होती है, मतलब संप्रभुता राज्य की वो शक्ति है जो उसकी मौलिक है, राज्य को ये कोई और प्रदान नहीं कर रहा है। क्यों प्रदान नहीं कर रहा? क्योंकि राज्य तो खुद सर्वोच्च है और जो सर्वोच्च है उसके ऊपर कोई नहीं होता। तो ये संप्रभुता राज्य की स्थायी शक्ति भी है और ये राज्य के स्वयं की मौलिक शक्ति है, किसी और के द्वारा प्रदान नहीं की होती है। तीसरी बात बर्गेस क्या कह रहे? न ही किसी ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी हुई होती है। संप्रभुता के ऊपर कोई नियंत्रण, कोई अंकुश नहीं होता, जिन्हें संप्रभुता स्वयं न बदल सके, क्योंकि ये सर्वोच्च शक्ति है तो ये स्वयं कानून बनाकर कानूनों का निर्माण, कानूनों का संशोधन, कानूनों को रद्द करने का काम कर सकती है। और ये एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी दूसरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जो सर्वोच्च है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो संप्रभुता को भी हम क्या कह रहे हैं? ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। एक और परिभाषा डुगवी करके एक विद्वान हुए हैं, उनकी अगर हम देखें तो इसको समझने की कोशिश करना। डुगवी ये कहते हैं संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। मतलब राज्य के अंदर किसको आदेश दिए जा रहे? नागरिकों पर, नागरिकों को, प्रजा को। तो ये आदेश देने की जो शक्ति है राज्य की, उसको संप्रभुता कहा जाता है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। अब यहां पर देखिए एक नया शब्द आया है, राष्ट्र। मैं आपको बाद में बताऊंगा राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है ना। तो ये जो विविध संस्कृति वाला राष्ट्र है, अलग अलग संस्कृति वाले लोगों का राष्ट्र है, संगठित राष्ट्र है, इस राष्ट्र की इच्छा राज्य इसी संप्रभुता के माध्यम से व्यक्त करता है। इसीलिए डुगवी क्या कहते हैं? पहली बात, संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है, और दूसरी बात, राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। तीसरी बात जो डुगवी ने कहा है कि यह वो अधिकार है जिसके द्वारा राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विविध रूप से आदेश दिए जाते हैं। यह वो अधिकार है, किसका अधिकार? राज्य का। इस अधिकार का प्रयोग करके राज्य क्या कर रहा है? अपनी सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अलग अलग आदेश प्रदान कर रहा है। तो ये एक और बात जो डुगवी संप्रभुता के बारे में बताते हैं। इन सब परिभाषाओं का यदि हम सार निकालें, और जो शाब्दिक अर्थ हमने देखा था सुपर एनएस, जिसमें सुपर एनएस का मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, अगर इन सब का सार हम देखें तो संप्रभुता है क्या, इसको समझना। सार निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको, इस परिभाषा को बता रहा हूं। संप्रभुता का मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या या जनसमूह रह रही है, उसके ऊपर जो सत्ता शासन कर रही है, जब वो सत्ता
बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के सर्वोच्च स्थिति में रहते हुए शासन करती है, तो राज्य की उसी शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। अब जैसे हमने कहा, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है ना। इस संप्रभुता के दो अर्थ होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। इसको अभी मैं बाद में समझाता हूं, पहले मैं वापस इन सभी परिभाषाओं के आधार पर उस उदाहरण पर आपको ले चलता हूं जो अभी मैंने आपको दिया था। ये परिभाषाएं कठिन है, लेकिन अगर इसको हम सरल तरीके से समझें, तो जैसे मैंने आपको कहा था, 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? भले ही हमारे पास एक निश्चित भूभाग था, भले ही उस भूभाग में एक जनसंख्या रह रही थी, भले ही उस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार का शासन था, और वो सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश मतलब बाहर की सरकार, भारत के बाहर की सरकार। इसलिए निर्णय कौन ले रहा था? ब्रिटेन की संसद। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए निर्णय लिए जा रहे थे। इसका मतलब हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए हम राज्य नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल एरिया भी था, जनसंख्या भी थी, और तीसरी बात सरकार भी थी। अब वो सरकार जो भी निर्णय ले रही थी, कौन ले रहा था? स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे थे। 1947 के पहले निर्णय कौन ले रहा था? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय क्षेत्र में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए जो सरकार निर्णय ले रही थी, वो भारतीयों के द्वारा लिए जा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो निर्णय लिए जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 से अभी तक, वो बिना किसी आंतरिक दबाव के या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीयों के द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, दो बातें मैंने आपको बोली है, अंदर से भी कोई दबाव नहीं है। जो भी निर्णय हमारे यहां पर ले रही है संप्रभुता जिसके पास है, अभी मैं बताऊंगा संप्रभुता किसके पास है, तो जो भी संप्रभुता निर्णय ले रही है, संप्रभु जो भी है, और संप्रभुता के आधार पर वो जो भी निर्णय ले रहा है भारत के लिए, उसके ऊपर ना तो अंदर से कोई दबाव है और ना ही बाहर का किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे संगठन का कोई हस्तक्षेप है। तो ये जब भारत के बारे में निर्णय हम खुद ले रहे हैं, तो ये हमारे को क्या प्राप्त हो गई? ये संप्रभुता प्राप्त हो गई। अगर एक शब्द में अगर समझने के लिए मैं आपको बताऊं संप्रभुता का मतलब क्या है, तो संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की शक्ति जब हमारे पास होती है, और हम जब बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी हस्तक्षेप के वो निर्णय लेते हैं, तो हम संप्रभु बन जाते हैं और हमारा राज्य संप्रभुता को प्राप्त करता है। तो संप्रभुता का मतलब अभी इन सभी परिभाषाओं में यही निकलकर सामने आता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो राज्य के बारे में निर्णय लेती है और उन निर्णयों के अनुरूप अपनी नागरिकों को, अपनी प्रजा को आदेश प्रदान करती है। और चूंकि ये संप्रभुता की शक्ति राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए किसी को भी राज्य की इस शक्ति का या राज्य के उन आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यही संप्रभुता कहलाती है। अब जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया, संप्रभुता के अर्थ को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक आंतरिक अर्थ और दूसरा बाहरी अर्थ। इस डायग्राम के माध्यम से देखें तो किसी भी राज्य की संप्रभुता दो तरह से निर्धारित होती है, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। यह आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या है? हम अगर आंतरिक को समझने की कोशिश करें तो एक राज्य, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, तो राज्य के अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारे समुदाय हैं, है ना। जितनी भी जनसंख्या है वो सब क्या है? व्यक्ति हैं। और उन्हीं व्यक्तियों से मिलकर कोई धार्मिक समुदाय भी बनता है, कोई आर्थिक समुदाय भी बनता है, कोई सांस्कृतिक समुदाय भी बनता है। तो राज्य के, हर राज्य के भीतर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति और समुदाय होते हैं। लेकिन
उन किसी भी व्यक्ति या समुदाय का इस राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्य अपने आप में श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च है, वो अपनी श्रेष्ठता और सर्वोच्चता के आधार पर सभी व्यक्तियों और समुदायों से को आज्ञा दे सकता है और अपने आदेशों का पालन करा सकता है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय को राज्य की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है, और यदि कोई व्यक्ति या समुदाय राज्य की इस आज्ञा का या आदेश का उल्लंघन करता है तो राज्य उसे दंड दे सकता है। यह राज्य की आंतरिक संप्रभुता है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब राज्य की सीमा के भीतर राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य ही श्रेष्ठ है, और उसी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता के आधार पर वो लोगों को आदेश देता है, आदेशों का पालन करवाता है, और कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य को किसी भी प्रकार से नियंत्रित, निर्देशित नहीं करता है। यही राज्य की आंतरिक संप्रभुता है। दूसरी बात करें राज्य की बाह्य संप्रभुता का मतलब, तो बाह्य संप्रभुता का मतलब है राज्य के बाहर। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो विश्व में भारत के अलावा और बहुत सारे राज्य हैं, है ना। जैसे भारत एक राज्य है, वैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे राज्य हैं। तो भारत के बाहर भी भारत को क्या निर्णय लेने हैं, यानी कि आंतरिक मामलों में नहीं, बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य जब पूरी तरह से स्वतंत्र होता है तो वो बाह्य संप्रभुता कहलाती है। जैसे एग्जांपल में भारत की ले रहा हूं, तो भारत दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध रखेगा, किस राज्य से मित्रता रखेगा, किससे शत्रुता रखेगा, किस राज्य के प्रति तटस्थता की नीति का पालन करेगा, किसके प्रति उदासीन रहेगा, ये सब निर्णय स्वयं भारत के द्वारा लिए जाएंगे। कोई दूसरा देश, कोई दूसरा संगठन, कोई दूसरी संस्था भारत को प्रभावित नहीं करेगी, भारत के इस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये भारत की बाह्य संप्रभुता है। तो बाह्य संप्रभुता का मतलब जब किसी राज्य के बाहरी क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए वो राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो, दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में उसे पूरी तरह से आजादी प्राप्त हो, दूसरे राज्यों के साथ वो इच्छा अनुसार अपना व्यवहार निर्धारित करने की क्षमता रखता हो, तो ये उस राज्य की बाह्य संप्रभुता कहलाती है। और किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता या संप्रभु होने के लिए जरूरी है कि वो आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में संप्रभु रहे। न तो आंतरिक दबाव हो और ना ही बाहरी हस्तक्षेप हो। जब वो दोनों ही क्षेत्र में अपनी शक्तियों का सर्वोच्चता के आधार पर प्रयोग करता है तो वो राज्य की संप्रभुता कहलाती है। ध्यान से समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संप्रभुता के दो पक्ष हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। दोनों पक्षों के संदर्भ में राज्य का स्वतंत्र होना जरूरी है। राज्य के ऊपर कोई दबाव, कोई हस्तक्षेप, कोई नियंत्रण नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आंतरिक मामलों में तो राज्य स्वतंत्र है और बाह्य मामलों में उसके ऊपर हस्तक्षेप या नियंत्रण है, नहीं। संप्रभुता के लिए जैसे आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्रता जरूरी है, कोई दमन, कोई दबाव आवश्यक जरूरी नहीं, उसी तरह से बाहरी क्षेत्र में भी राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो जब कोई राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वतंत्र रहकर बिना किसी नियंत्रण या दबाव में आए अपने इच्छा अनुसार निर्णय लेता है तो वो राज्य की संप्रभुता बन जाती है। उसे हम राज्य की सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं। ये राज्य का संप्रभुता का अर्थ। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं जो एग्जांपल मैंने दिया था भारत का। 1947 के बाद अब किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये कौन तय कर रहा है? स्वयं भारत तय कर रहा है। तो ये हमारी बाह्य संप्रभुता है।
और दूसरा हमारे आंतरिक नियम कैसे होंगे, आंतरिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में भी कानून बनाने का काम स्वयं भारत की संप्रभुता के द्वारा किया जा रहा है। तो आंतरिक क्षेत्र में भी हम संप्रभु हैं और बाहरी क्षेत्र में भी हम संप्रभु हैं। इसीलिए 1947 के बाद से लगाकर वर्तमान तक भारत को हम एक संप्रभु राज्य के रूप में देखते हैं। 1947 के पहले आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए जा रहे थे, तो इसलिए भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था। ठीक है, तो ये एक संप्रभुता का, हालांकि मैंने भारत का उदाहरण दिया है, लेकिन हर राज्य, विश्व के अंदर जितने देश जिनको आप देश कह रहे हो, वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य हैं। हर राज्य संप्रभु तभी हो पाता है, हर राज्य के पास संप्रभुता तभी रहती है जब वो आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। ये राज्य की संप्रभुता कहलाती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं और राज्य के अंदर संप्रभुता का निवास कहां कहां पर होता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि संप्रभुता का संबंध निर्णय लेने की क्षमता से है, कि निर्णय कौन ले रहा है। जैसे 1947 के पहले हमारे निर्णय ब्रिटिश सरकार ले रही थी, 1947 के बाद हमारे निर्णय हम ले रहे हैं। तो हम लेने का मतलब ये संप्रभुता का संबंध तो राज्य से है, लेकिन राज्य में इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जो करता है उसको सॉवरन या संप्रभु कहा जाता है। तो ये संप्रभु है कौन? जहां पर भी संप्रभुता का निवास होता है वो संप्रभु बन जाता है। तो अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे अलग अलग राज्यों में संप्रभु अलग अलग होते हैं। कहीं पर संविधान होता है, कहीं पर संसद होती है, कहीं पर जनता होती है। तो ये संप्रभुता के जो अलग अलग निवास हैं उनके बारे में और संप्रभुता की विशेषता क्या है, ये दोनों हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।